तो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक को, और ये आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है बेटा, एंड दैट इज़ योर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी क्योंकि पड़ोस में शादी है यार, तो ढोल वगैरह बज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को अपनी पढ़ाई से मतलब रखना है बस। ठीक है, तो देखो बेटा क्या है हमारे पास में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना बेटा आप लोगों का, एकदम बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से मैं आप लोगों को समझा दूंगा, और एग्जाम में आपका एक भी नंबर इससे नहीं कटेगा। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग कि सर ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है आप लोग का, है ना बेटा। देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है आपके पास में, एक्चुअल में ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं ना जिनकी वजह से आप लोग जो पास की चीज़ें होती हैं उनको भी बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो, और जो दूर की चीज़ें होती हैं उनको भी आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। ठीक है, पहले मैं लिखता हूँ, फिर मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होती हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आर दोज डिवाइसेस, है ना, ये आप लोग की ऐसी डिवाइसेस होती हैं बेटा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आर दोज डिवाइसेस, ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं विद द हेल्प ऑफ विच, है ना, विद द हेल्प ऑफ विच, जिनकी हेल्प से क्या कर सकते हो बेटा आप लोग, विद द हेल्प ऑफ विच नियर और नियर और नियर और फार लोकेटेड ऑब्जेक्ट, नियर और फार लोकेटेड ऑब्जेक्ट, समझाऊंगा अभी एक एक चीज को, टेंशन मत लेना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आर दोज डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ विच नियर और फार लोकेटेड ऑब्जेक्ट, मतलब या तो जो मतलब जो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट है या एकदम पास के जो ऑब्जेक्ट है ना बेटा, कैन बी सीन क्लियरली, कैन बी सीन क्लियरली। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो जैसे आपके पास में क्या है, कोई बैक्टीरिया है, ठीक है। अब उस बैक्टीरिया को अगर आप लोगों को बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से देखना है, एकदम क्लियरली देखना है, तो आपको पता है ना, आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हो। माइक्रोस्कोप का यूज़ करके आप उस बैक्टीरिया को बहुत ही ज़्यादा क्लियरली देख सकते हो कि नहीं देख सकते, बताओ। अब वो नियर ऑब्जेक्ट है, आप लोगों का नियर बाई ऑब्जेक्ट है। अब मान लो आपके दूर को ऑब्जेक्ट है, मान लो मून को देखना है या आपको कोई किसी प्लैनेट को देखना है, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हो। तो बहुत दूर की भी जो चीज़ें होती हैं और बहुत पास की जो चीज़ें होती हैं, मैंने अभी कहा ना आप लोगों को कि जो आपका माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या कर सकते हो बताओ आप लोग। माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप लोग जो आप लोगों का कोई ऑब्जेक्ट है ना, जो एकदम छोटा सा ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, आप लोग का अभी पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ना हमने इसी को है। जो आपके स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो छोटे आप लोग के ऑब्जेक्ट है, बैक्टीरिया वगैरह हो गया, इसको आप मैग्नीफाई करके देख सकते हो। मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है? मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा करके आप लोग देख सकते हो। अच्छा मान लो कोई बहुत ही ज़्यादा दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो कोई आप लोग का प्लैनेट है या कोई स्टार है, उसको आपको देखना है, ठीक है। अब वो बहुत ही ज़्यादा क्या है बताओ आप लोग का, फार है, बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो उसको देखने के लिए आप लोग किसका इस्तेमाल करोगे बताओ, टेलीस्कोप का इस्तेमाल करोगे। समझे बात को। तो ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना आप लोग के, मतलब ये जो डिवाइसेज है, माइक्रोस्कोप हो गया आप लोगों का, है ना, माइक्रोस्कोप हो गया, और आप लोगों का टेलीस्कोप हो गया, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, जिनकी वजह से आप लोग फार या फिर दूर, मतलब जो आप लोग के फार चीज़ों को, दूर वाली चीज़ों को या पास वाली चीज़ों को दिखाने में मदद करते हैं, और उनको बड़ा करने में मदद करते हैं। मैग्नीफाई भी तो कर रहे हैं यहाँ पे, देखो। अब उस बैक्टीरिया को देखने में तो मदद कर ही रहे हैं, बट उसको मैग्नीफाई करके भी तो दिखा रहे हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं बेटा आप लोग के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो सबसे जो अच्छा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो कौन है आप लोग का, आई तो है भाई। आँख की वजह से आप किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से देख सकते हो कि नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हैं सर। भाई आँख तो हर एक चीज़, आँख तो आप लोग का बेस्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, बेस्ट ऑप्टिकल है वो तो, क्योंकि उसको उससे तो आप पूरी दुनिया को देख रहे हो ना, इन खूबसूरत आँखों से। ठीक है, अब देखो, अब ये पता नहीं है आपको अपनी लगती हैं दूसरे की लगती हैं, ठीक है, लगती हैं, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात समझो कि आप, अगर मैं आपको थोड़ा बहुत समझाता हूँ, जो आप लोगों की आई होती है, जो आप लोग की आई होती है, आपने ये जो आई का स्ट्रक्चर होगा ना बेटा, कभी ना कभी आपने ये आई का स्ट्रक्चर क्लास 10th में ज़रूर पढ़ा होगा, जो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर था। मैं आपको समझाता हूँ, टेंशन मत लेना अगर नहीं आता है। देखो इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, अभी समझाता हूँ मैं आप लोगों को किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। टेंशन मत लेना, एक एक चीज़ आप लोगों को समझ में जरूर आएगी, ठीक है। मैं बस, ये तो बेसिक है ना, आप लोग का बेसिक चल रहा है अभी तो, ठीक है। एक एक चीज़ आप लोगों को अच्छे से मैं क्लियर करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है ना बेटा, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि सर अपने को ये टॉपिक कभी समझ ही नहीं आता, ये टॉपिक बेटा आप लोग को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आप लोग की आँख होती है ना बेटा, इस आँख में एक्चुअल में क्या होता है आप लोग का, इस तरीके से एक लेंस लगा हुआ होता है ना, ये भी समझाऊंगा अब ये कौन सा लेंस होता है आप लोग का, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे
यहाँ पे इस तरीके से एक लेंस लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। अभी समझाता हूँ, देखो टेंशन मत लो। ये आपका इस तरीके से यहाँ पे ये जो लेंस लगा हुआ है ना बेटा, आप लोगों को कौन सा लेंस लगा हुआ है सर? हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस लगा है। तो यहाँ पे जो ये लेंस लगा होता है ना बेटा, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो ये आपके पास में एक आई है, आई का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे क्या होता है बेटा ना, कि जो आप लोगों की ये आँख होती है, इस आँख की जो डायामीटर होती है ना, आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये जो आँख की जो डायामीटर, ये आई बॉल बनाई है एक्चुअल में मैंने, है ना। एक्चुअल में आपकी आई बॉल वाला आपने पढ़ा होगा ना, आई बॉल बोलते हैं इसको। तो ये आई बॉल का शेप बनाया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आई बॉल का जो डायामीटर होता है ना, वो आई बॉल का डायामीटर कितना होता है बेटा? 2.3 सेंटीमीटर के करीब होता है इसका जो डायामीटर होता है। ये डायामीटर मतलब इसकी पूरी ये जो टोटल लेंथ होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, पीछे एक स्क्रीन भी होती है जिसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। यहाँ पे पीछे की साइड पे एक स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। यार देखो आपने इतना तो पढ़ा है ना, मैंने भी आपको पढ़ाया था जब मैं आपको इमेज फॉर्मेशन सिखा रहा था कि जो स्क्रीन होती है ना, स्क्रीन पे उन्हीं इमेजेस को ऑब्टेन किया जा सकता है। स्क्रीन पे उन्हीं मतलब जो स्क्रीन होती है ना आप लोग की, स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इमेजेस को ऑब्टेन किया जा सकता है जो आपकी रियल होती हैं। अब जैसे मान लो इस आई के पास में आई जो है ना, आई के पास में मान लो कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। लेट से ये ऑब्जेक्ट मैंने बोल दिया ये ए बी ऑब्जेक्ट है। मान लो ये पेन ही पड़ा हुआ है, तो ये पेन देखो मेरे को दिख पा रहा है ना। अब एक बात याद रखना, जो आपकी आँख होती है ना, आँख क्या करती है, ये जो रेटिना होती है ना, रेटिना पे हमेशा उल्टी इमेज बना देती है। देखो ये ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे आप लोग का रखा हुआ, ये जो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना बेटा, इस ऑब्जेक्ट की उल्टी इमेज बनाएगी अपनी रेटिना पे। जो स्क्रीन इसकी रेटिना है ना, उस पर उल्टी इमेज बना देगी इसको। मतलब अगर ए बी इस तरीके से रखा हुआ है तो इसकी उल्टी इमेज बना देगी। यानी कि अब आपका ए आपका नीचे चला गया तो ए डैश बन गया, और ये बी इधर आ जाएगा तो ये बी डैश बन जाएगा। यानी कि देखो इसमें इसकी उल्टी इमेज बनाई कि नहीं बनाई? बिल्कुल बनाई सर। समझ पा रहे हो बात को? तो ये जो आँख होती है ना बेटा, ये आँख क्या करती है हमेशा, आपकी जो स्क्रीन होती है मतलब जो आपका रेटिना होता है, रेटिना पे कैसी इमेज बनाती है? इन्वर्टेड इमेज बनाती है। इन्वर्टेड इमेज बनाने का मतलब है कि ये उल्टी इमेज बनाती है। फिर उसके बाद आपको पता है ना, अब देखो पर आप बोलोगे सर ये पेन तो हमें सीधा ही दिखता है, ऐसा थोड़ी ना ये हमको उल्टा दिखता होगा। या कोई ह्यूमन बीइंग है तो वो ह्यूमन बीइंग तो आपको अपनी आँखों से, अपनी सुंदर सी आँखों से तो आपको कैसा दिखेगा बताओ? ऑब्वियस सी बात है सर, वो तो हमें एकदम सीधा ही दिखेगा ना। वो कैसे होता है? बट यहाँ पे देखो रेटिना पे तो इमेज कैसी बन रही है आप लोगों की? इन्वर्टेड बन रही है। तो होता क्या है बेटा ना, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है जो आपकी आँख को अभी देखो आँख में जो रेटिना है, रेटिना पे तो कैसी इमेज बन रही है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बन रही है। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स आपने पढ़ा होगा, न्यूरॉन्स का कुछ शेप भी होता है इस तरीके का, आपने पढ़ा होगा। बायो मेरी थी नहीं बट फिर भी आई एम ट्राइंग टू मेक द डायग्राम वेरी बेस्ट, है ना। ये इस तरीके का आपने कुछ पढ़ा होगा, न्यूरॉन का कुछ स्ट्रक्चर होता है यार, हमारा तो आता भी था। ये 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता था इसमें। ये इसका न्यूक्लियस होता था, है ना, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, जरूरी है, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ ऐसा होता था ना आप लोगों का न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। न्यूरॉन क्या होता है? जो आपके सिग्नल वगैरह को क्या करते हैं, सिग्नल वगैरह को ट्रांसफ़र करते हैं जो, है ना, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? न्यूरॉन्स बोलते हैं इस तरीके से, ठीक है। वही आपके क्या होते हैं बेटा? न्यूरॉन्स होते हैं। आपने कुछ इसका स्ट्रक्चर ज़रूर पढ़ा होगा यार, कुछ इस तरीके से आपने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, है ना। ये आपके न्यूरॉन्स होते हैं। जैसे मान लो आपको कांटा चुभ गया, तो उस कांटे को अब आपके ब्रेन को बताना है ना भाई कि आपको कांटा चुभ चुका है, तो उस कांटे को जो ब्रेन तक ले जाने का काम होता है ना, वो न्यूरॉन्स ही करते हैं। तो ये न्यूरॉन क्या करेगा? ये न्यूरॉन बोलेगा देखो भाई जी, आँख ने क्या करा है, आँख ने रेटिना पे उल्टी इमेज बनाई है। तो आपका जो ब्रेन होगा, आपका जो ब्रेन होगा, ये ब्रेन अब जैसे भी बनता है आप लोग का ब्रेन, ठीक है। ये जो आपका ब्रेन होगा, ये ब्रेन क्या बोलेगा? ये ब्रेन बोलेगा भाई कि आँख में जो इमेज, आँख ने जो रेटिना पे इमेज बनाई ना, इन्वर्टेड वाली इमेज, वो एक्चुअल में इन्वर्टेड नहीं थी। दिमाग ने अपनी इन बातों को प्रोसेस करा अपनी दिमाग में, है ना। माइंड ने प्रोसेस करा कि भाई जो इमेज बन रही है ना यहाँ पे रेटिना पे, वो एक्चुअल में क्या है? वो उल्टी नहीं है, एक्चुअल में कैसी है? वो सीधी है, इरेक्ट इमेज है। समझ पा रहे हो बात को, है ना। तो एक्चुअल में जो आप लोगों की आंख होती है, आंख के रेटिना पे तो इमेज इन्वर्टेड ही बनती है, लेकिन आपका ब्रेन क्या करता है? उस इमेज को सीधा कर देता है। समझ पा रहे हो इस बात को आप लोग, है ना। तो ये कुछ आप लोगों का काम होता है, ठीक है। ये तो बस एकदम नॉलेज वाली बात थी जो मैंने आपको समझा दी है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ बेटा, कि जो आंख होती है ना, अगर हम बात करें हेल्थी आइज के लिए, फॉर हेल्थी आइज, अगर हम हेल्थी आइज के लिए बात करें ना बेटा, तो आप ना पास का कितना अच्छे तरीके से देख सकते हो, सोचो। फॉर हेल्थी आइज के लिए अगर हम लोग बात करें ना,
तो जैसे कोई मान लो अभी देखो मेरे को पढ़ा हुआ लिखा हुआ अच्छे से दिख रहा है ना, तो हेल्थी आइज़ के लिए जो आपकी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये पेन है, अब ये पेन अगर ना मेरी आँखों से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगा ना, तो मैं अच्छे से देख पाऊँगा। अब अगर मैं इसको पास में लेकर के आ जाऊँगा ना, तो मुझे अच्छे से नहीं दिख पाएगा ये। समझ पा रहे हो बात को? तो हेल्थी आइज़ के लिए क्या होता है, अब आप बोलोगे कि सर अगर मान लो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट है आपके पास में, अब इस टेक्स्ट को उठा करके अगर आप अपनी आँख के पास लेकर के आओगे, है ना, आप अपने आँख के पास लेकर के आओ, तो आपको जब आप जूम करके देखो तो इतने अच्छे से नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। लेकिन आप जब जिसको 25 सेंटीमीटर के लिए देखोगे ना, तो 25 सेंटीमीटर तक आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है? समझ पा रहे हो बात को? तो अच्छा, अब आप बोलोगे सर आप जब इसको पास लेकर के आ रहे हो, देखो यहाँ पे आई बॉल लिखा हुआ था, अभी भी मेरे को आई बॉल दिख रहा है, बताओ थोड़ा धुंधला हो गया होगा, बट अभी भी आपको आई बॉल दिख रहा होगा। जब आप इसको मतलब मान लो आप एक काम करो, आप कोई टेक्स्ट लिखो और उसके अपनी आँख के पास लेकर के आओ, 25 से पास भी लेकर के आओगे तो आप बोलोगे हमें दिखता है भाई। तो एक्चुअल में ना आपका ब्रेन तो पहले ही पढ़ चुका होता है ना कि वहाँ पे आई बॉल लिखा हुआ है, इसलिए आपको पढ़ा हुआ पहले से ही लगता है कि यार आई बॉल है। आप इसको पास में भी लेकर के आओगे तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। समझ पा रहे हो बात को? पर याद रखना, जो हेल्थी आइज होती है ना, हेल्थी आइज के लिए आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, वो कम से कम कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए ताकि आप अच्छे से देख सको उसे, वो होता है बेटा आप लोग का 25 सेंटीमीटर, ठीक है? और इसी को पता क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को बोलते हैं बेटा यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब इस बात का मतलब क्या है? लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। विजन का मतलब तो समझ में आता है ना आप लोगों को? विजन का मतलब होता है भाई देखना, और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है साफ साफ देखना। तो साफ साफ देखने के लिए लीस्ट मतलब कम से कम कितनी डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए ताकि जो आप लोगों का ऑब्जेक्ट है ना, वो आपको अच्छे से दिख सके। तो भाई कम से कम वो कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर पे। 25 सेंटीमीटर से पास लेकर के अगर आप लोग आओगे ना उसे, तो फिर आपको अच्छे से नहीं दिखेगा। जब आप HD में वीडियोस देखते हो ना, अब कौन सी देखते हो तो डिपेंड करता है आप पे, पर जब आप HD वीडियो देखते हो और एकदम पास में रख करके उसको देखते हो, तो आपने देखा होगा आपकी आंखें खराब हो जाती है, फिर चश्मे लग जाते हो आपको। खैर, सुधरते हो आप तभी भी नहीं हो, तब भी आप इतने पास रख करके देख रहे होते हो। तो इसका मतलब ये है ना बेटा, आप लोगों की हेल्थी आइज के लिए अगर आपको पास में लाना है ना उस चीज़ को, तो आपको कम से कम 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे अपने फ़ोन को रखना होगा। तो अगर आप दिन भर भी फ़ोन चलाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम वो आप 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखना चाहिए। समझ पा रहे हो बात को? नहीं लगेगा, चश्मे नहीं लगते, टेंशन मत लो। बट कब लगते हैं? जब आप उसे 25 सेंटीमीटर के एकदम पास में लेकर के अगर आप उसको क्या करोगे, पास में ले जा करके 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे लेकर के अगर आप उसमें क्या कर रहे हो, जो भी देख रहे हो, तो उसमें जब आप देखते रहोगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है भाई आपकी आंखें तो खराब होगी ना। बट हेल्थी आइज के लिए 25 सेंटीमीटर जो होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है। अगर आपको नहीं दिख पा रहा है तो इसका मतलब आंखों में प्रॉब्लम आ चुकी है, ठीक है सर? समझ पा रहे हो बात को? अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। या अगर पास में देख भी रहे हो तो प्रोटेक्टिव जो आपकी ग्लासेस होते हैं उनका यूज़ कर लो, ठीक है, जो मैं भी यूज़ करता हूँ। तो लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है बेटा? 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ सर मेरी हेल्थी जो आईज है ना वो कितनी दूर तक देख सकती हैं, तो भाई देखने के लिए तो आप चांद तारे भी देख सकते हो, तारे भी देख सकते हो, जो कि आपको अभी नजर ही आ रहे होंगे क्योंकि आपके पेपर आने वाले हैं, है ना। तो मैक्सिमम कितना देख सकते हो बेटा आप लोग? मैक्सिमम कितना देख सकते हो आप लोग? ठीक है। तो हेल्थी आइज के लिए जो मिनिमम मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम कितना देख सकते हो आप लोग? मिनिमम तो आप 25 सेंटीमीटर देख सकते हो, और मैक्सिमम कितना देख सकते हो बेटा आप लोग? इन्फिनिटी तक देख सकते हो। भाई सोचो ना, आप तो चांद तारे की कुछ भी देख सकते हो। तो दूर का तो आप लोग कितनी भी दूर तक देख सकते हो, लेकिन पास में अगर आपको देखना है तो पास अगर 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आपको पास पास बहुत अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो जो आपका सबसे बेस्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, वो तो मैं आई बोलता हूँ। जो आपकी आंखें होती हैं वो तो आप लोग की बेस्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होती हैं। लेकिन होता क्या है ना बेटा, आंख से हर एक चीज़ को देखना पॉसिबल नहीं होता है। मतलब अब जैसे कोई बैक्टीरिया है, तो उस बैक्टीरिया को देखने के लिए तो भाई आपकी आंखें जो है वो सफिशिएंट नहीं है ना। मतलब नेकेड, मतलब आंखें तो देखोगे तो आंखों से ही, बट अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते ना आप लोग। तो फिर हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं बेटा, कुछ माइक्रोस्कोप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। खैर वो जो माइक्रोस्कोप होता है वो तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। अब हम सबसे पहले कौन सा माइक्रोस्कोप पढ़ने वाले बेटा यहाँ पे? अच्छा, पहले मैं आपको ये समझा देना, यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है बेटा। लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को एक बार मैं थोड़ा सा आपको डेफिनेशन लिखा देता हूँ इसकी। वैसे तो पेपर में कुछ नहीं पूछेगा ये, बट फिर भी लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब समझ गए ना बेटा? लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब होता है कि आपकी जो आंखें होती है ना, वो पास का कितना अच्छे से पढ़ सकती हैं। मतलब आपका ऑब्जेक्ट कितने पास में रखा हो ताकि वो अच्छे से देख सकें, ठीक है। तो हम बोलेंगे द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड, जो आपकी मिनिमम डिस्टेंस होती है ना, द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड
जो आपकी मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर होनी चाहिए, द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड, जो आपकी मिनिमम डिस्टेंस के क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है ना, फ्रॉम आइज, आंखों से, टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अच्छे से देखने के लिए, टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को अच्छे से देखने के लिए वो ऑब्जेक्ट कम से कम कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए बेटा, उसी को हम लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। इसको शॉर्ट में ना LDDV भी बोल देते हैं, लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। L मतलब लीस्ट, D मतलब डिस्टेंट, D मतलब डिस्टिंक्ट, V मतलब विजन। और लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को ना बेटा हम लोग कैपिटल D से नोट करते हैं, और ये इतना होता है आप लोग का हेल्थी आइज के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। हमारी आंखों के लिए जो लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है ना, वो कितना होता है बताओ आप लोग को, 25 सेंटीमीटर होता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बेटा, दैट इज योर सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिंपल माइक्रोस्कोप। अब एक्चुअल में जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है ना बेटा, वो एक्चुअल में सिंपल ही है। क्यों सर? क्योंकि देखो ना, आप लोग जो लैब वगैरह में देखते हो ना, बैक्टीरिया वगैरह को देखने के लिए, बैक्टीरिया को जूम करके आप जो देखते हो, वो तो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। लेकिन आपने देखा होगा ना, जो ये वाला होता है, या आप थंबनेल में भी अगर अभी देखोगे, तो इस तरीके का जो ये मैग्नीफाइंग ग्लास टाइप का होता है ना, ये, इसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोल सकते हो। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब क्या होता है भाई, आपके टेक्स्ट वगैरह को जूम करके देखने में, जैसे मान लो ये टेक्स्ट है, अब इस टेक्स्ट को एकदम जूम करके अगर मुझे देखना है, तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हो। या आपने देखा होगा सबसे अच्छा, अगर मान लिया कि आपकी जो टीथ में अगर मान लो कहीं पर डीके आ गया, तो उसमें मतलब टूथ में कोई दिक्कत आ गई अगर आप लोग की, तो जो डेंटिस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं वही आपका मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह है ना। या फिर किताबों के किसी लेटर को अगर आपको जूम करके पढ़ना है, तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है बेटा आप लोग का, अगर मैं बताऊं ना आपको, तो सिंपल सा एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, इट इज अ इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। तो ये एक्चुअल में क्या होता है बेटा आप लोग का, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस तो आपको पता ही है ना बेटा, इस तरीके का जो लेंस होता है, इस तरीके का जो लेंस होता है ना, इसको हम कॉन्वेक्स लेंस ही तो बोलते हैं, है ना। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ बेटा पहले, क्योंकि फिर हम डेरिवेशन वगैरह करेंगे तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस होता है ना बेटा आप लोग का, ठीक है। अब ये कॉन्वेक्स लेंस देखो, एक्चुअल में यहाँ पे ये एक स्फीयर का पार्ट रहा होगा इस तरीके से, स्फेरिकल लेंस का, और ये भी किसका पार्ट रहा होगा बताओ, स्फेरिकल लेंस का पार्ट रहा होगा इस तरीके से। अब जो स्फीयर होता है उसका, जो देखो स्फीयर का तो एक सेंटर भी होता है ना, उसको सी बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे भी एक स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, बताओ। ये तो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस वाली हो गई, जो प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं ना इस लाइन को, भाई जो लाइन आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, बताओ, ठीक है। ये जो बीच वाला पॉइंट होता है इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ओ का मतलब क्या है यहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, उसको फोकस बोल देंगे। ऐसी ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को क्या बोल देंगे बताओ, फोकस बोल देंगे। तो ये बस मेरे को आपको बताना था। अब तो आगे की बातें तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है बेटा आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ये सिंपल सा एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से इस बात को समझना, ठीक है। लेट से हम लोग एक काम करते हैं, मैं एक सिंपल सा कॉन्वेक्स लेंस ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया बेटा। तो इस तरीके से ये क्या है सर, आपके पास में कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है बेटा। तो ये अगर आपके पास में कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी मैं प्रिंसिपल एक्सिस भी बना देता हूँ यहाँ पे। तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा बेटा। यहाँ पे इसका फोकस हो जाएगा, यहाँ पे भी इसका क्या हो जाएगा सर, फोकस हो जाएगा। यहाँ पे कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रहा होगा, यस सर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रहा होगा। देखो दो फोकस है ना, तो आप F1 M2 भी नाम दे सकते हो इसको। लेट से आप लोगों ने इसको F1 बोल दिया, इसको F2 बोल दिया, इसको C1 बोल दिया, C2 बोल दिया, दो दो बन रहे हैं ना, इसलिए कहा हम लोगों ने, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। मान लो जो आपका ऑब्जेक्ट है ना बेटा, वो ऑब्जेक्ट आप लोगों का, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ पे रख दिया, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख दिया, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है ना आप लोगों का, ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लो इसको मैं नाम देता हूँ, लेट इट बी ए बी बोल दिया मैंने इसको, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना बेटा आप लोग का, ए बी ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है आप लोग का, ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है ना, वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, यहाँ पे इसके लिए आप इमेज बना के बता सकते हो क्या मेरे लिए? बिल्कुल सर। इसके लिए इमेज कैसे बनेगी? देखो, इमेज बनाने के लिए दो रेज होती हैं। तो जो रेज आपकी पैरेलल जा रही होगी, बताओ, जो रे आपकी पैरेलल जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है ना, वो कहाँ से पास हो जाती है सर आप लोग की? फोकस से पास हो जाती है। तो ये वाली कहाँ से पास हो जाएगी बेटा आप लोग की? इस तरीके से फोकस से पास हो जाएगी। और जो आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो पास, मतलब जैसे यहाँ पे ये देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है ना आप लोग की, ये देखो ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से ही निकल जाती है।
ऑप्टिकल सेंटर वाली तो ऑप्टिकल सेंटर पे ही आ जाती है ना, मतलब जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही होगी ना बेटा आप लोगों की, वो ऑप्टिकल सेंटर से ही मतलब पीछे निकल जाएगी, ठीक है। देखो ऑप्टिकल सेंटर वाली आपने भेजी ना, तो ऑप्टिकल सेंटर से ही निकल गई, जो पैरेलल भेजी वो तो फोकस से निकल गई। अब देखो ये दो रेज यहाँ तो आपको मिलती हुई नहीं दिखेंगी, दूर दूर जाती हुई दिख रही होंगी ना आप लोग को, तो आप इनको पीछे कहीं मिला सकते हो। तो आप इनको पीछे, जब आप इनको कहीं चाहोगे ना तो पीछे आप लोगों को ये मिलती हुई दिख जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से ये पीछे आप लोग जब आप इनको ट्रेस करोगे ना, तो यहाँ पे आपको पीछे का इमेज मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से पीछे आपको कहीं पे इमेज मिल जाएगी। लेट से इसको हमने बोल दिया बेटा ये इमेज है। अब देखो यहाँ पे ए था ना, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, इसका ई डैश बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बताओ, इसका बी डैश बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए आप लोगों को ये चीज़ बताई कि इसकी तरह किस तरीके से इमेज बन सकती है इसकी, ठीक है। क्या आपको इतनी वाली बात समझ में आ रही है बेटा क्या? अब आप बोलोगे सर हमने ना ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही ऑब्जेक्ट को क्यों रखा? बेटा जब भी हम लोग ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना, तो जो इमेज होती है वो कैसी बनती है बेटा, आप लोगों की जो इमेज होती है ना, जो आपकी इमेज होती है, देखो सीधी इमेज बनी है कि नहीं, बिल्कुल बनी है सर। तो यहाँ पे एक तो इरेक्ट इमेज बन रही होती है, मतलब जो टेक्स्ट आप लोग पढ़ रहे होंगे ना, जैसे भाई अब सिंपल माइक्रोस्कोप का काम क्या है आप लोगों का, टेक्स्ट को बड़ा करके पढ़ाना ही तो है ना। देखो इमेज बड़ी भी बन रही है, आपने जो टेक्स्ट है वो तो छोटा सा होगा, ऑब्जेक्ट मतलब वो टेक्स्ट की बात हो रही है। तो जैसे मान लो कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ABCD लिखा हुआ है, ठीक है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अभी टेक्स्ट अभी देखो छोटा है ना, जब आप इसको इमेज मतलब जब आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो तो बड़ा दिखेगा आप लोग को, ये टेक्स्ट सब बड़ा बड़ा दिखेगा, बड़ा बड़ा ABCD बड़ा बड़ा दिखेगा, और साथ में आप लोग को एकदम सीधा दिखेगा, ऐसा उल्टा ABCD नहीं दिखेगा भाई। समझ पा रहे हो बात को? इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट को क्या करा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही रखा है। समझ पाए आप इस बात को? अब सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए क्या होता है बेटा, एक टर्म आती है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। मतलब ये जो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप होता है ना, ये कितना मैग्नीफाई करके दे सकता है, मतलब कितनी बड़ी इमेज करके दे सकता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज योर मैग्नीफाइंग पावर। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल सकते हो बेटा मैग्नीफाइंग पावर। अभी मैग्नीफाइंग पावर की मैं आपको डेफिनेशन भी लिखाऊंगा, पहले मैं आपको समझाता हूँ मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है। मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर होता क्या है उसको मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। बट पहले हम लोग देख लेते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर का मतलब क्या है। देखो मुझे एक बात बताओ, जैसे ये इमेज है ना बेटा, यहाँ पे ये वाली जो इमेज है, ठीक है, तो ये जो आपके पास में इमेज है ना, ये इमेज देखो ऑप्टिकल सेंटर पे एक एंगल बनाते हुए दिख रही है आप लोग को, बिल्कुल सर। देखो ये इमेज है ना आप लोग की, मैं बना के दिखाता हूँ आप लोग को। देखो जैसे ये ए डैश बी डैश इमेज है ना आप लोग की, ऐसे ये ए डैश ये बी डैश, तो ये इमेज है बताओ आप लोग की, और इमेज आपको ऑप्टिकल सेंटर पे एक एंगल बनाते हुए दिख रही होगी आप लोग को, ठीक है। तो इमेज जो आपका ऑप्टिकल सेंटर ये ओ है ना, ऑप्टिकल सेंटर पे जो एंगल बनाते हुए दिख रही है ना, उसको लेट इट भी हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, बीटा नाम दे दिया, ठीक है। लेट इट भी उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया बेटा, बीटा नाम दे दिया। मतलब सर जो इमेज होती है ना, इमेज जो ऑप्टिकल सेंटर पे एंगल बना रही है ना, उसको हम लोगों ने बीटा बोल दिया। समझे आप इस बात को? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ जरा ध्यान से, एक बात बताना ध्यान से समझना जरा। देखो जो इमेज है ना आप लोगों की, ये जो इमेज है, ये इमेज तो ऑप्टिकल सेंटर पे कितना एंगल बना रही है बेटा, बीटा एंगल बना रही है ना। तो आपने क्या करा, जो इमेज एंगल बना रही है ऑप्टिकल सेंटर पे, ठीक है, मतलब जो एंगल मेड बाई है इमेज का, एक्चुअल में ये तो ऑप्टिकल सेंटर मतलब क्या है, वो आंख पे हम लोग आंख भाई लेंस पे हम लोग आंख रख के देख रहे होंगे ना, मतलब आइस से देख रहे होंगे आप तो, है ना। तो ये जो आंख है ना बेटा ऑप्टिकल सेंटर में, आपने बिल्कुल एकदम जो वो आप लोग को ये सिंपल एक मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, ऑप्टिकल सेंटर में आपने आंख को रखा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पे आपने क्या कर रखा हुआ, आंख को रखा है, और आप लोग अब देख रहे हो कि हाँ किस तरीके से हमारी इमेज बन रही है। तो ये जो इमेज है ना बेटा, इमेज ने कितना एंगल बनाया होगा आंख पे, समझ पा रहे हो बात को? इमेज ने कितना एंगल बनाया यहाँ पे आंख पे, और साथ में अगर आप लोग देखोगे ना, तो देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ना बेटा आप लोगों का, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इमेज की जगह पे रख दूँ, मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर ए बी यहाँ पे रखा हुआ है ना, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, लेट इट बी, ये जो ए बी था इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, समझ पा रहे हो बात को? इसको मैंने ए को यहाँ पे रख दिया, समझ पाए आप इस बात को? लेट से इस पॉइंट को मैं A1 बोल देता हूँ, ठीक है। तो ए था बट इसको मैंने यहाँ पे रख दिया A1 पे। क्या आपको इतनी बात समझ में आई है बताओ बेटा, है ना। ये जो ए बी था ना, ये ऑब्जेक्ट को उठा करके मैंने यहाँ पे रख दिया, बस यहाँ पे रख दिया इस ऑब्जेक्ट को। तो अब सोचो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ना बेटा, ये भी तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर पे एक एंगल बना रहा होगा ना। देखो आपका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये A1 हो गया बेटा आप लोग का, और ये B डैश हो गया, और यहाँ पे आप लोग का ऑप्टिकल सेंटर था, ठीक है। और ये एंगल आप लोगों का क्या है, ये एंगल है आप लोगों का क्या, देखो जो इमेज थी ना, इमेज देखो इमेज तो इतनी बड़ी थी ना, तो इमेज जो ऑप्टिकल सेंटर पे एंगल बना रहा है उसको हमने बीटा बोल दिया,
और फिर मैंने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट को उठा करके इमेज की प्लेस पे लेकर के आ गया। अब आपका सवाल एक आ सकता है कि सर हमने ना ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे रखा था तो यहीं से हमने क्यों एंगल नहीं देखा ऑप्टिकल सेंटर के साथ में? देखो बेटा यहाँ से इसलिए एंगल नहीं देखा ना क्योंकि ये इमेज जो बन रही होगी, सोचो जब आप कॉन्वेक्स लेंस से देख रहे हो, भाई मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हो आप लोग, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने का मतलब है कि हम चाहते हैं इमेज बड़ी दिखे। अब इमेज जब आपको बड़ी दिख रही है और साथ में आप लोगों को कैसी दिख रही है बताओ, सीधी भी दिख रही है, इमेज बड़ी भी दिख रही है, आप लोगों को अच्छे से दिख भी पा रही है, तो इसका मतलब ये जो इमेज है ना बेटा, ये पता कहाँ पे रखी हुई है? 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखी हुई है। मतलब जो आप लोगों का इमेज बन रही है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, LDDV पे बन रही है। तो जहाँ पे आपकी इमेज देखो, इमेज आप लोगों की LDDB पे बन रही है और LDDB पे तो आप लोग की आंखें क्लियर देख सकती है ना, तो ऑब्जेक्ट भी आपका वहीं पे रखा होना चाहिए। मतलब हम क्या चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को भी हम वहीं पे रख देना तो फिर और अच्छी बात हो जाएगी बेटा, ऑब्जेक्ट को भी हम लोग LDDB पे ही रख देंगे। समझ पा रहे हो बात को? मतलब जहाँ पे देखो इमेज आप लोगों की LDDB पे बन रही है ना, तो जहाँ पे इमेज देखो LDDB पे बन रही है तो हमने ऑब्जेक्ट को भी कहाँ पे रख दिया? LDDB पे रख दिया। और अब आप देखो जब आपने ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है ना बेटा आप लोग का, जब आपने ऑब्जेक्ट को LDDB पे रख दिया ना, अब इसका ऑप्टिकल सेंटर के साथ में एंगल देख लो। तो अब इसका ऑप्टिकल सेंटर के साथ में जो एंगल आएगा ना बेटा आप लोग का, वो आ जाएगा अल्फा। उसका नाम दे दिया हम लोगों ने, अल्फा नाम दे दिया, ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ और नाम भी दे सकते हो, एक्स वाई एंगल, एक्स एंगल वाई भी दे सकते हो। ठीक है, तो जब आपने, ये कौन सा था बेटा? ये जो ए डैश बी डैश का बन रहा था, समझ पा रहे हो बात? तो ए डैश बी डैश का जो ऑप्टिकल सेंटर के साथ में एंगल बना था उसको बीटा बोल दिया। ठीक है, और जो आप लोगों का A1 बी डैश का जो ऑप्टिकल सेंटर के साथ में एंगल बन रहा है ना बेटा, यहाँ पे जो ऑप्टिकल सेंटर के साथ में एंगल बन रहा है उसको हम लोगों ने अल्फा बोल दिया। तो अगर आप इस बीटा को अल्फा के साथ डिवाइड कर लोगे ना, बीटा अपॉन अल्फा निकाल लोगे, तो बस आपको मैग्नीफाइंग पावर मिल जाएगी बेटा यहाँ पे। समझ पा रहे हो बात को? तो अगर आप मैग्नीफाइंग पावर निकालना चाहते हो ना, मैग्नीफाइंग पावर निकालने का मतलब क्या है? मैग्नीफाइंग पावर निकालने का मतलब एक ही है बेटा यहाँ पे। मैग्नीफाइंग पावर निकालने का मतलब क्या है कि हम बोल सकते हैं इसको, ये एक्चुअल में क्या होता है, एक रेशियो होता है। ठीक है, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय, है ना, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय, जो एंगल किसके द्वारा बनाया जा रहा है बेटा? जो एंगल बनाया जा रहा है इमेज के द्वारा। इट इज द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई। ऑप्टिकल सेंटर पे एंगल बन रहा है मतलब आंख पे एंगल बन रहा है। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई टू दी, टू दी एंगल, एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट, एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई when object is placed, when object is placed LDDB। मतलब जब आपने ऑब्जेक्ट को क्या कर रखा है बेटा? ऑब्जेक्ट इज प्लेस LDDB, जब आपने ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा है ना। जैसे देखो इमेज जो आपकी बन रही है, इमेज जो ऑप्टिकल सेंटर पे एंगल बना रही है उसको बीटा बोल दिया, और जो आपकी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो ऑप्टिकल सेंटर पे एंगल बना रहा है ना उसको अल्फा बोला, बट ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होना चाहिए आपको? 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा होना चाहिए, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा होना चाहिए। समझ पा रहे हो इस बात को? तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा आप लोग का? एम का फॉर्मूला बहुत इजीली आ जाएगा आप लोग का, बीटा, क्योंकि जो एंगल मेड बन रहा है ना यहाँ पे, एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई, तो एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई, बीटा क्या है यहाँ पे? एंगल मेड, एंगल मेड बाय इमेज, जो इमेज के द्वारा एंगल बन रहा है आंख पे, अपॉन में अल्फा। अल्फा क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों का? एंगल मेड बाय, एंगल मेड बाय, एंगल मेड बाय किसके द्वारा? ऑब्जेक्ट के द्वारा, किस पे? आंख पे। ठीक है, तो ये आपका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला निकल के आता है बेटा आप लोगों का। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसको अगर आपको सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए, जब आप अभी देखो डेरिवेशन करोगे ना, तो डेरिवेशन में करने के लिए हम इस बीटा अपॉन अल्फा के लिए क्या कर देते हैं कि बीटा को हम लोग टैन बीटा ले लेते हैं और अल्फा को क्या ले लेते हैं बेटा? हम लोग टैन अल्फा ले लेते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आपने बीटा को टैन बीटा ले लिया और अल्फा को क्या ले लिया बताओ? टैन अल्फा ले लिया। ठीक है, अभी ऐसा क्यों हुआ मैं अभी आपको रीजन बता दूंगा इसका, बट मैग्नीफाइंग पावर का आप ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो, टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा। क्या आपको यहाँ तक की बात समझ में आई बताओ? सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जो गेम चल रहा है बेटा आपको समझ में आया ना? आई होप आपको यहाँ तक की जो बात है ना बेटा वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग करते हैं बेटा इसके लिए डेरिवेशन। तो डेरिवेशन अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं यहाँ पे? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। तो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड
मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया जा रहा है ना बेटा, यही बीटा अपॉन अल्फा वाला, इसी की वैल्यू को अब आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना करके आपको बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे बेटा, टेंशन मत लेना, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम मैंने अभी आपको बना के भी दिखाया था आप लोगों को। एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हो बेटा आप इस तरीके से, ठीक है। एक कॉन्वेक्स लेंस ले लो आप लोग, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी भाई। यहाँ पे बीच में क्या होगा बताओ, इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहाँ पे आपका फोकस हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका फोकस हो जाएगा। फोकस को हमने F1 F2 बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करा बेटा, अपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये ए बी बोल दिया मैंने, ठीक है। अब एक काम करो, अब आप रे डायग्राम बना लो। तो रे डायग्राम बनाना तो ईजी है सर। रे डायग्राम कैसे बनाओगे, जो रे आपकी पैरेलल जा रही होगी, तो जो भी रे आपकी पैरेलल जाएगी वो कहाँ से पास हो जाएगी सर, फोकस से। तो उस रे को पास कर दो बेटा आप लोग फोकस से, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही होगी सर, वो तो ऑप्टिकल सेंटर से ही निकल जाएगी बेटा। ये रूल तो आपने पढ़ा ही है ना। अब देखो ये यहाँ कहीं तो मिल नहीं रही होंगी, तो इनको पीछे ट्रेस करना पड़ेगा बेटा। तो पीछे इनको ट्रेस करो इस तरीके से, देखो अब इनको पीछे कहीं ट्रेस करना पड़ेगा ना ऐसे, ठीक है। तो पीछे इनको ट्रेस कर दोगे, तो पीछे इनको ट्रेस करते हैं, ठीक है। पीछे जब आप इनको ट्रेस करोगे ना बेटा, पीछे जहाँ पे ये मिल जाएंगी ना वहीं पे इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे इमेज बनती हुई दिखेगी आपको, ठीक है। यहाँ पे मान लो इमेज बन गई आप लोग, ठीक है। तो इस इमेज को हम लोग कुछ नाम देते हैं, लेट इट बी, इसको हम लोग बोल देते हैं ए डैश, और इसको बोल दिया हम लोगों ने क्या, बी डैश बोल दिया, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो ये जो आपका ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज है ना बेटा, इमेज, तो इमेज ऑप्टिकल सेंटर पे कितना एंगल बनाती है, उसको हम लोग बोल देते हैं सर, क्या बोलते हैं उसको, बीटा बोलते हैं। समझ पा रहे हो बात को, उसको बीटा बोलते हैं। और इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ पे लेकर के आ जाऊँ, तो इस पोजीशन को मैं एक काम करता हूँ, इस पोजीशन को एक नाम देता हूँ, लेट इट बी। आप सिंपल ए भी बोल सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसको आप चाहो तो कुछ और नाम भी दे सकते हो, इसको मैं A1 बोल देता हूँ। वैसे ए यहाँ पे आया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको आप ए बोलना चाहो या फिर आप इसको ए डैश बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ए डैश भी बोल सकते हैं। और ये भी देखो ऑप्टिकल सेंटर के साथ में एक एंगल बना रहा होगा ना बेटा, तो ऑप्टिकल सेंटर के साथ में जो एंगल बनेगा ना, इसको हम बोल देंगे अल्फा, ठीक है। तो अब बताओ मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सर मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला तो एक ही होता है ना, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, है ना। मैग्निफिकेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बेटा आप लोगों का, टेन बीटा अपॉन में कितना, टेन अल्फा। अब वही चीज़ मैं आपको निकाल के बताऊंगा कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा कैसे आएगा। देखो एक काम करते हैं, आप लोगों को ना एक ट्राइंगल दिख रहा होगा यहाँ पे, कौन सा वाला ट्राइंगल दिख रहा है सर, ये ABO वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ABO वाला ट्राइंगल दिखाओ मैं आप लोगों को, रुको, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना, ये वाला ट्राइंगल, इसमें बोल देते हैं ये A, ये B, ये O। ये एंगल बेटा आपका कितना बन रहा है, बीटा। अच्छा देखो यहाँ पे एंगल 90 होगा, तो 90 के सामने वाला क्या होता है बेटा आप लोग का, हाइपोटेन्यूस। ये बीटा है ना, तो एंगल के सामने वाला क्या होता है बेटा आपका, परपेंडिकुलर, और बचा हुआ क्या बन जाएगा आपका, बेस। अब मुझे एक बात बताओ, हमें टैन निकालना है ना एक्चुअल में, देखो टैन निकालना है तो टैन निकाल लेते हैं, इस वाले ट्राइंगल में टैन निकालो ना, तो टैन और साथ में एंगल कितना है, बीटा। तो टैन बीटा, टैन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टैन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो टैन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ध्यान से देखना परपेंडिकुलर कितना आ रहा है आप लोग का, परपेंडिकुलर है सर AB, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा आप लोग का, AB हो जाएगा सर। और बेस कितना है बेटा आप लोग का, OB, तो बेस कितना हो जाएगा बेटा आप लोग का, OB हो जाएगा। इसको बोल दो एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1। अब आप एक काम करो, आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है क्या, A डैश B डैश O वाला, ये भी दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये ट्राइंगल आपको एक और दिख गया होगा, कौन सा वाला ट्राइंगल है सर, ये A डैश B डैश और O वाला, ठीक है। ये एंगल है, इस एंगल को हम लोगों ने अल्फा बोल रखा है। अब ऑब्वियस सी बात है 90 हो जाएगा, 90 के सामने वाला क्या, हाइपोटेन्यूस, एंगल के सामने वाला क्या, परपेंडिकुलर, बचा हुआ क्या बन जाएगा बेटा आप लोग का, बेस बन जाएगा। अब यहाँ से भी आप एक काम करो, इसी वाले ट्राइंगल में ना, ये हम लोगों ने किस में लगाया था, इन ट्राइंगल ABO में, तो ये लगाया था हम लोगों ने इन ट्राइंगल ABO में। और यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले रहे हो बेटा आप लोग, इन ट्राइंगल A डैश B डैश O में, A डैश B डैश O में। तो यहाँ पे आप टेन अल्फा लगा लो जरा, तो टेन अल्फा लगाओगे तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा आप लोग का, A डैश B डैश, और अपॉन में बेस कितना है बेटा आप लोग का, OB डैश। तो यहाँ से अगर आप चाहो ना A डैश B डैश, देखो A डैश B डैश की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ बेटा, A डैश B डैश की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो A डैश B डैश की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोग की,
या ए डैश बी डैश को तो ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान से देखो, ये यहाँ पे ये जो ए बी है ना बेटा, ए बी, इस ए बी को उठा करके ही तो मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ ना। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ जितनी हाइट ए बी की होगी उतनी हाइट ए बी डैश ए डैश बी डैश की भी होगी। तो जितना आपका, देखो मैं यही तो बोल रहा हूँ, जितना आपका ए बी होगा ना बेटा उतना ही तो क्या होगा, ए डैश बी डैश होगा कि नहीं होगा। आपको ये बात समझ में आ पा रही है क्या? सोचो ना, जितना आपका ए बी होगा उतना ही ए डैश बी डैश भी तो होगा आप लोगों का। तो जितना सर ए बी है उतना ही ए डैश बी डैश भी है, तो ये हो जाएगा ए बी, और अपॉन में कितना आ रहा है बेटा आप लोगों का, ओ बी डैश तो आ ही रहा है सर। बताओ कि यहाँ तक की आपको बात समझ में आ गई क्या? कि यहाँ तक का जो फंडा है ना बेटा आप लोगों का वो क्लियर है? इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। बताओ यहाँ तक की जो बात है आप लोगों को वो क्लियर हो गई ना? इसमें तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी सर। ठीक है, अब एक काम करो, सीधा फॉर्मूला लगा दो मैग्नीफिकेशन का। तो अप्लाइंग मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला जो कि होता है बेटा आप लोग का tan बीटा अपॉन में कितना, tan अल्फा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो जरा, tan बीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है आप लोग की, tan बीटा की वैल्यू कितनी है आप लोग की, ए बी अपॉन ओ बी। ठीक है, और tan अल्फा की वैल्यू कितनी है सर, ए बी अपॉन ओ बी डैश। ए बी अपॉन में ओ बी डैश दिख रहा होगा आपको, ए बी कैंसिल हो रहा है। चलो देखो ये चीज़ यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये चीज़ जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना बन गया ए बी के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, ओ बी डैश, और ओ बी के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा आप लोग का, ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल, तो कितना बच गया आप लोग का, ओ बी डैश अपॉन में कितना बचा, ओ बी बचा कि नहीं बचा। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का पता क्या फॉर्मूला आ चुका है बेटा आप लोग का, ओ बी डैश अपॉन में कितना, ओ बी। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला आ गया बेटा आप लोग का, ओ बी डैश अपॉन में कितना आ गया, ओ बी आ गया। क्या यहाँ तक की जो बात है ना बेटा, कि यहाँ तक की बात आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर है क्या? आई थिंक यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब एक बार बताओ जरा मुझे, ये ओ बी डैश है क्या एक्चुअल में? देखो ओ से लेकर के बी डैश तक की डिस्टेंस है ना, ओ से लेके बी डैश तक की डिस्टेंस, ओ से लेकर के बी डैश तक की डिस्टेंस। देखो ये इमेज है ना आप लोग की, ये वाली जो चीज़ है ये तो इमेज है भाई। तो इमेज की जो ओ से, देखो इमेज की जो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस होती है ना उसको वी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इमेज बन रही है ना, तो इमेज की जो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस होगी उसको वी बोलेंगे। और क्योंकि देखो इमेज आपकी लेफ्ट में बन रही है, जब भी इमेज लेफ्ट में बनती है तो माइनस लिखते हैं हम इसको, तो माइनस का कितना आ जाएगा आप लोग का, वी आ जाएगा। तो ओ बी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ आप लोग की, जो आपका ओ बी डैश होगा ना बेटा, ओ बी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोग की, माइनस का वी हो जाएगी। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। और मैंने कहा था ना आप लोगों को, हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्यों लेकर के आए थे बेटा बताओ, हम ऑब्जेक्ट को इसको यहाँ पे इसलिए लेकर के आए थे ना, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन थी। यहाँ पे आप लोगों की जो यहाँ की जो डिस्टेंस थी ना वो 25 सेंटीमीटर थी, तभी तो इमेज आपको एकदम स्पष्ट दिख रही होगी, एकदम क्लियर दिख रही होगी, तभी तो हम ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पे लेकर के आए थे ना। मैंने कहा था ना हमें ऑब्जेक्ट को LDDB पे रखना है, तो इमेज तो LDDB पे ही बनी है। तो माइनस वी की जगह पे पता क्या लिख सकते हो आप लोग, माइनस का डी भी लिख सकते हो, क्योंकि ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनी है ना। माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इधर की साइड बनी है आप लोग, ठीक है। तो आप माइनस वी को चाहो तो माइनस का डी भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा ओ बी क्या है बताओ, अब देखो ओ बी डैश की वैल्यू तो कितनी मिल चुकी है आप लोग को, बताओ ओ बी डैश की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, माइनस का डी। और ओ बी की वैल्यू, ओ बी क्या है देखो, ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस, और यहाँ पे बी पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है ना बेटा आप लोग का। तो ऑब्जेक्ट की जो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस होती है ना बेटा, इसको हम लोग यू बोलते हैं, क्योंकि नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट की साइड में रखा हुआ है, तो माइनस का यू बन जाएगा। तो माइनस का कितना आ जाएगा यू, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आ गया बेटा आप लोग का डी बाई यू। तो मैग्नीफिकेशन का देखो क्या फॉर्मूला आ चुका है सर आप लोग का, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ गया डी बाई यू। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेरिवेशन वैसे तो यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन हमें ना इसको फोकल लेंथ वगैरह टर्म्स में भी लिखना होता है, तो वो चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। वो चीज़ अब मैं आपको समझा देता हूँ कि फोकल लेंथ वगैरह की टर्म्स में आप इसको कैसे लिखोगे, ठीक है। तो केस नंबर 1 तो यहीं पे देख लेते हैं, इसमें 2 केसेस बन जाते हैं बेटा आप लोगों का। या ऐसा करो, एक काम करो, इसको नोट करके लिख लो, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में क्या करोगे बेटा आप लोग, देखो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ आप लोग को साथ में। देखो एक बात बताओ मुझे, अगर मान लो इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बन रही है, सोचो अगर आपकी जो इमेज है ना बेटा, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, अगर मान लो इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बन रही है। अब आप बोलोगे सर इमेज इन्फिनिटी पे कैसे बन सकती है, देखो मैं समझाता हूँ ना आप लोगों को, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस था आप लोगों का, ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी कौन सी लाइन हो गई बताओ, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया आप लोगों का, ठीक है। अब अगर फोकस पे ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है ना बेटा, अगर ये फोकस पे ही रखा हुआ है, सोचो ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे ही रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा हुआ है तो एक रे पैरेलल लेकर के जाओगे, जो रे पैरेलल लेकर के जाओगे कहाँ से पास हो जाएगी आपकी फोकस से, और जो रे आप ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के जाओगे वो कहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी। अब जब आप इन 2 रेस को पीछे देखोगे ना बेटा, तो ये 2 रेस कैसे होंगी आप लोग की, पैरेलल रेस। और पैरेलल रेस कहाँ पे मिलती है बेटा आप लोग की, ये पैरेलल रेस है ना, जब आप इनको पीछे इस तरीके से पीछे पीछे लेकर के जाओगे ना, तो ये आपको पैरेलल रे की तरफ फीड ट्रीट हो रही होंगी, पैरेलल रे की तरफ फीड हो रहा होगा। तो पैरेलल रेस कहाँ पे मिलती है बेटा आप लोग की, ये रेस वैसे तो मिल नहीं रही होंगी,
बट कहाँ पे मिल जाएंगे आप लोग, ये पैरेलल रेज कहाँ पे मिल जाएंगे बेटा, इन्फिनिटी पे मिल जाएंगे। समझ रहे हो बात को? तो ये जो पैरेलल रेज होंगे ना बेटा आप लोग की, पैरेलल रेज कहाँ से कहाँ पे मिल जाएंगे बेटा आप लोग की, इन्फिनिटी पे मिल जाएंगे। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि जो आपकी पैरेलल रेज होंगी ना इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि जो इमेज जो फॉर्म हो रही है ना बेटा, वो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, अगर आप लोग की इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है। तो अगर हमारे पास में जो इमेज है ना बेटा, अगर वो इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है, तो मुझे बताओ जो ऑब्जेक्ट यू है, वो ऑब्जेक्ट जो यू है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा आप लोगों ने, फोकस पे ही तो रखा होगा। तो जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे रखा होगा, तभी तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रही होगी ना। तो मैग्निफिकेशन का पता क्या फॉर्मूला बन जाएगा आप लोग का, डी अपॉन में यू की जगह पे क्या रख दोगे बताओ आप लोग, यू मतलब क्या है आपके पास में, जो आपके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पे। तो यू की जगह पे मैं एफ लिख सकता हूँ, बताओ। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बन गया, डी बाई एफ बन गया। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी। अब एक काम करो, नोट करके दूसरा पॉइंट भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। नोट करके हम लोग दूसरा पॉइंट भी लिख लेते हैं, तब आपको ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है ना बेटा, ये इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नोट करके आप लोग सेकंड पॉइंट लिख लो। और सेकंड पॉइंट पता क्या है आप लोग का, कि जब आपकी जो आपकी ऑब्जेक्ट है ना, सॉरी इमेज जो है ना, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट एलडीडीवी, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड, मतलब जो आपकी इमेज है ना बेटा, वो इमेज कहाँ पे बनती है, इमेज इज फॉर्म्ड एट एलडीडीवी। एलडीडीवी मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, जिसको हम 25 सेंटीमीटर बोलते हैं, ठीक है। अब अगर इस पे बन रहा है, तो इस पे बनने पे क्या सीन होगा जरा बता सकते हो आप मुझे। देखो इसको करने के लिए ना आप एक काम करो, लेंस फॉर्मूला लगाओ। लेंस फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, देखो जो मिरर फॉर्मूला होता है ना, मिरर फॉर्मूला में क्या होता है आप लोग का, मिरर फॉर्मूला में होता है कि जो 1/f होता है ना, वो बराबर होता है 1/v प्लस 1/u के। इसमें बस माइनस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का कितना हो जाएगा आप लोग का, 1/u हो जाएगा बेटा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। अब देखो 1/f तो ऐसे ही ठीक है, 1/v, वी मैं क्या कह रहा हूँ, देखो इमेज की बात हो रही है। देखो यहाँ पे जो इमेज है ना बेटा आप लोग की, वो इमेज कहाँ पे बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है सर, इसलिए तो हमने माइनस वी को माइनस का डी लिखा हुआ था। तो माइनस वी को क्या लिख सकते हो बताओ आप लोग, माइनस वी की जगह पे तो हम लोग, मतलब जो वी है उसकी जगह पे तो माइनस का डी आ जाएगा, माइनस 1/यू। यू मतलब क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट कौन सा है, देखो ऑब्जेक्ट तो बन ही रहा है लेफ्ट में, मतलब माइनस का यू है ना, यहाँ पे जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की वो तो माइनस यू ले रखी है हम लोगों ने, तो माइनस का यू आ जाएगा बताओ आप लोग का। तो ये कितना आ जाएगा सर हमारे पास में, ये आ जाएगा बेटा आप लोग का माइनस का यू। तो 1/f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोग का, ये आ जाएगा माइनस का 1/d, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा बेटा आप लोग का, प्लस का 1/u हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक की जो बात है ना बेटा, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, लेट से मैं इसको एक क्वेश्चन बोल देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन। तो हम क्या कर देते हैं, डी का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। मल्टीप्लाइंग डी, अभी समझाता हूँ डी का मल्टीप्लिकेशन क्यों करा। मल्टीप्लाइंग बाई डी, मल्टीप्लाइंग बाई डी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अगर हम डी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो 1/f को भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग, डी से, और माइनस 1/d को भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, डी से, और प्लस 1/u को भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, डी से। तो यहाँ से देखो इस डी से तो ये डी कैंसिल ही हो गया बेटा आप लोग का, डी इंटू 1 कितना होता है आप लोग का, d/f इज इक्वल टू में कितना बचेगा आप लोग का, -1 बचेगा कि नहीं बचेगा, प्लस में देखो d इंटू 1 कितना होता है आप लोग का d, और अपॉन में कितना चल रहा है आप लोग का u। इस -1 को इधर भेजोगे तो कितना बन जाएगा, 1 प्लस में d/f इज इक्वल टू में कितना चल रहा है आप लोग का, d/u। अब ध्यान से देखो d/u जो होता है ना आप लोग का, d/u, तो जो d/u आया है, d/u ही तो मैग्निफिकेशन होता है ना m, तो d/u क्या होता है बेटा आप लोग का, मैग्निफिकेशन। तो d/u की जगह पे, सिंस वी नो d/u की जगह पे तो आप लोग स्मॉल m लिख सकते हो ना मैग्निफिकेशन, तो क्योंकि d/u की जगह पे मैग्निफिकेशन होता है, तो d/u की जगह पे हमने m लिख दिया, इस वाली जगह पे m लिख दिया, और साथ में कितना चल रहा है आप लोग का, 1 प्लस में d अपॉन कितना f। दिस इज द मैग्निफिकेशन formed by simple microscope when the image is formed at LDDV। तो जो इमेज आपकी LDDV पे होगी ना, तो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप को समझ लिया है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप को पढ़ना, ठीक है।